कहानी की शुरुआत में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर कई लोग किसी चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं और एक शख्स उन्हें बहुत ही गौर से सुन रहा होता है और वह सोच रहा होता है, बिग इश्यूज पर बात करना हमेशा व्यर्थ ही होता है। ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं। हर बार मैं सपनों से बाहर आकर और बेहतर महसूस करता हूँ। और तभी अचानक वह उन आदमियों को किसी को मारने का हुक्म देता है, जिसको सुनकर वह सभी काफ़ी चौंक जाते हैं। तभी वह उनसे कहता है, जितनी जल्दी वह मरेगा उतनी ही जल्दी हमारी परेशानियां खत्म होंगी। तभी उनमें से एक शख्स आगे आकर कहता है, शूलिन तो बस एक मोहरा है, खेल को चलाने का काम तो डोंगजो कर रहा है। तभी दूसरा शख्स कहता है, ज़ुंगडा, शूलिन को वेन कंट्री के लिए केवल एक ही दिन की ज़रूरत है। इसके बाद हमें दो घाटियों के बीच का सीन दिखाया जाता है जहां पर वह लोग वेन कंट्री के लिए सफ़र कर रहे होते हैं। तभी डोंगजो अपने सेनापति से कहता है, यहाँ एक और सीमा फैमिली है जो कि हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। तभी सेनापति कहता है, क्या आप अभी भी शिलियांग मिलिट्री से लड़ने के बारे में सोच रहे हो? और फिर डोंगजो कहता है, सीमा फैमिली हनाई कंट्री में सबसे रिच है और आर्मी रोड पर भी मौजूद है। और वह ये भी कहता है, जब से मास्टर शू शिप पर चढ़े हैं तब से वे बहुत ही शांत हैं। लगता है सीमा फैमिली बड़ी मुश्किल में पड़ने वाली है। जिस वक्त मास्टर शू ने हनाई कंट्री को छोड़कर वेन कंट्री को चुना था, इसी से पता चलता है कि सीमा फैमिली हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमें फिर से ज़ुंगडा की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां पर वह लोग बात कर रहे होते हैं कि डोंगजो एम्परर को फोर्स कर रहा है प्रिंसेस को कंट्रोल करने के लिए, और इसमें उसका साथ शूलिन, लूबू, मिलिट्री जनरल और ना जाने कितने ऑफिशियल दे रहे हैं। तभी ज़ुंगडा कहता है, डायनेस्टीज का अस्तित्व कुछ ही सेंचुरीज तक होता है और हैन डायनेस्टी काफ़ी वीक है, वह ज़रूर ही मारे जाएंगे। और जहाँ तक की बात है डोंगजो की, तो उसे उकसाने के लिए एक छोटी सी चिंगारी भी काफ़ी है। तभी वहाँ एक फीमेल की एंट्री होती है जो कि कहती है, डोंगजो ने चेनलियू को एम्परर बनाया है। जल्द ही दुनिया पर किसी न किसी चीज़ के लिए सभी के द्वारा हमला होगा और हैनाई एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। अगर लू यांग ने इस पर हमला किया तो हैनाई में एक बड़ी आर्मी तैनात की जाएगी और एक वक्त आएगा जब ट्रूप्स डोंगजो के अटैक को एक एक्सक्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तभी ज़ुंगडा कहता है, अगर इस बार हमने डोंगजो को जाने दिया तो फ्यूचर खतरे में आ जाएगा और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद हमें घाटियों का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें घना कोहरा देखने को मिलता है। तभी डोंगजो सभी सैनिकों को अलर्ट रहने का ऑर्डर देता है और सामने से आ रही लकड़ियों की वजह से उनके शिप्स फंस जाते हैं कि तभी हमें दिखाया जाता है आगे एक रेमनेंट ट्रूप का मेंबर खड़ा होता है। इसके बाद सीन दोबारा से चेंज होता है जहां शाओमिंग उनसे कहती है, डोंगजो काफ़ी पावरफुल है लेकिन वह मिडिल किंगडम में ज़्यादा वक्त तक नहीं टिक पाएगा, और अगर हम कोऑपरेट करते हैं तो पहले उन पर ट्रूप्स के द्वारा अटैक किया जाएगा और इसके साथ ही अगर हम शूलिन को मार दें तो डोंगजो और कमज़ोर पड़ जाएगा, जिससे सीमा फैमिली का डर उन सभी के अंदर बैठ जाएगा। इसलिए एक सही चाल सीमा फैमिली से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिलवा सकती है। तभी ज़ुंगडा उनसे कहता है, सीमा फैमिली सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए पहले ट्रूप्स के आने का इंतज़ार करो। इसके बाद हमें फिर से शिप का सीन दिखाया जाता है जहां वह ट्रूप शिप के अंदर आ जाता है और डोंग सैनिकों को उसे मारने का आदेश देता है, लेकिन वह सैनिक उसे नहीं रोक पा रहे होते हैं और वह सभी की हड्डी पसली तोड़ रहा होता है। और अंत में सभी को बचाते हुए वह शूलिन के पास आ जाता है और वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एक तलवारबाज बीच में आ जाता है और शूलिन को बचा लेता है। और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें वह तलवारबाज उस ट्रूप को काफ़ी कड़ी टक्कर दे रहा होता है और फिर दोनों ही काफ़ी खूब करतब दिखाते हैं। और फिर वह तलवारबाज, जिसका नाम जाओ हू होता है, वह ट्रूप को लात मार के शिप से बाहर फेंक देता है और वैसे ये डोंग का बेटा है। और तभी वहाँ एक दूसरे ट्रूप की एंट्री होती है जो कि अचानक से अंदर आ जाता है और डोंग के मुंह पे एक नी चिपकाता है और शूलिन पर सीधा एक जानलेवा वार करता है, लेकिन शूलिन सैनिक की तलवार लेकर उसे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन किया गया वार इतना शक्तिशाली होता है कि शूलिन की तलवार टूट जाती है और वार सीधा सर पर आकर लगता है और ये कांड कर सीधा वहां से गायब हो जाता है। वैसे गायब तो होगा ही ना, पता है ना, उधेड़ दिए जाएंगे। तभी पीछे से एक वार आता है जो कि डोंग के सीने को चीर देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें फिर से ज़ुंगडा की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां वह उन लोगों से पूछता है, वैसे तुम इन कामों में इन्वॉल्व रुपए के लिए होते हो या फिर खुद को सेफ रखने के लिए? तभी वह उससे कहते हैं, जाहिर सी बात है रुपए के लिए।
तभी ज़ोंगडा की तरफ एक बॉल आती है जिसको लेने के लिए एक बच्चा उसके पास आता है जो कि उसका छोटा भाई होता है। इसके बाद हमें शिप का सीन दिखाया जाता है जहां ज़ाओहू अपने पिता और शूलिन की बॉडी के सामने शोक में बैठा होता है और दो सैनिक उसकी हालत के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक उस पर कुछ सैनिकों के द्वारा हमला हो जाता है, लेकिन वह उनसे बच जाता है और थोड़ी हाथापाई होने के बाद वह उनसे पूछता है आखिर तुम कौन हो। तभी वह उससे कहते हैं कोई तुमसे मिलना चाहता है, हमारे साथ चलो। उसके बाद वह उनके साथ चला जाता है। वहां पहुंचने के बाद वह उस सेनापति से मिलता है और उससे पूछता है आखिर ये कौन सी जगह है। वह उसे बताता है यह एक सीक्रेट रूम है, मास्टर शू के परमिशन के बगैर यहाँ कोई अलाउड नहीं है। तभी वहाँ पर शूलिन को जिंदा देखकर वह चौंक जाता है। तभी शूलिन उससे कहता है मिनिस्टर डोंग को स्टेट कन्फ्लिक्ट के बारे में काफी चिंता थी और डोंग के एडवाइजर के जैसे विद्रोहियों और गद्दारों के लिए मैं भी कांटे के जैसा हूँ। मुझे पता है बहुत लोग मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मुझे सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। और किंग एम्परर हैन एम्परर के साथ टारगेट बनने के बजाय साइड हो गए थे और देखो रेमिनेंट ट्रूप भी मुझे नहीं मार पाए, अब भला कौन ही मुझे मार पाएगा। तभी ज़ाओ उससे कहता है वैसे तुम्हें इस पर ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है। तभी शूलिन उससे कहता है तुम्हारा जवाब मुझे काफी पसंद आया। तभी सेनापति शूलिन से कहता है क्या यहाँ वो वन आइड लीडर भी हो सकता है जो कि अभी तक सामने नहीं आया है। और फिर शूलिन उससे कहता है क्या वह बुढ़ा मारा नहीं जा चुका है, अब हमें उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सेनापति उससे कहता है लेकिन वो तो अभी भी यही है। और इसके बाद हमें उस वन आइड लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने आदमियों के साथ उन पर नजरें बनाए रखा होता है, जिसको देखकर शूलिन काफी डर जाता है। तभी ज़ाओ उससे कहता है मैं इसे जानता हूँ, 1 साल पहले ये मेरे घर आया था। तभी शूलिन उससे पूछता है आखिर ये तुम्हारे घर क्या करने आया था, क्या तुम्हारे पिता रेमिनेंट ट्रूप के फ्रेंड थे, कहीं ये तुम्हारे पिता का इस्तेमाल करके मुझ तक तो नहीं पहुँचना चाहता था। तभी ज़ाओ कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा। और फिर शूलिन कहता है कि ज़ाओ सियान कभी इनके साथ मिलकर काम नहीं करेगा, मैं उसे जानता हूँ, वह इस तरीके का व्यक्ति है ही नहीं। फिर ज़ाओ उससे कहता है जब वह इससे मिले थे तो वह नहीं जानते थे कि यह एक किलर है। फिर शूलिन उससे पूछता है तो फिर उसने क्या किया। तभी ज़ाओ कहता है उन्होंने इसे अपने बेटे के तौर पे अडॉप्ट कर लिया। ये सुनकर सभी वहाँ चौंक जाते हैं और वह ये भी कहता है कि उन्हें पता था कि तुम इस चीज़ पर हमेशा उनका मजाक बनाओगे, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को तुमसे छिपाया। तभी ट्रूप मेंबर उस वन आइड वॉरियर के शरीर में आग लगा देते हैं। तभी ज़ाओ उनसे कहता है कि ये मुझे यहाँ से ले जाने का सिग्नल है। और वह कहता है उस शख्स की आवाज़ तुम्हारी आवाज़ से काफ़ी सिमिलर थी, लेकिन वह मुझसे छिप नहीं सकी क्योंकि शिलियांग के ब्राइटेस्ट लॉर्ड जीने और मरने के लिए इतने स्वार्थी तो नहीं हो सकते। तभी शूलिन उससे कहता है तुमने ये सब 1 साल पहले से ही तय किया था, लगता है इस सब को करवाने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, ना कि तुम्हारे पिता का। इसके बाद उनके बीच में थोड़ी और बकलोली चलती है। तभी ज़ाओ उससे कहता है अब तुम्हारा भी मरने का वक्त आ गया है। तभी शूलिन अपने सिपाहियों को बुला लेता है जो कि ज़ाओ को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी शाओमेंग उसको ले जाने के लिए एक तीर से शिप पर निशाना लगाती है और दूसरी तरफ ज़ाओ और उन सिपाहियों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें वह लगातार उस पर वार कर रहे होते हैं, लेकिन वह उनसे बच जा रहा होता है और अपने ब्लेड से उन पर वार कर रहा होता है। थोड़ी देर हाथापाई चलने के बाद वह एक एक करके सभी की ले लेता है और उसकी लड़ने की स्किल को देखकर शूलिन काफी डर जाता है और फिर वह कहता है ये लूबू को टक्कर दे सकता है। और फिर तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर तुम्हें ये एनिमे पसंद आया हो और इसका तुम नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, नहीं तो मैं एक नई मांगा शुरू करने वाला हूँ।